नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए यहाँ पर पावर सिस्टम का 60 नोट्स पढ़ने वाले हैं। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग सभी पॉइंट को देखेंगे। और यहाँ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसएससी जेई और पावर ग्रिड के लिए पीजीसीआईएल एग्जाम होने वाले हैं, तीन सभी के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है पावर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पावर सिस्टम को मेनली हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जनरेशन करते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और फिर उसके बाद जो है लास्ट स्टेप में होता है यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसका फॉल्ट एनालिसिस तो हम लोग बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए ट्रांसमिशन पढ़ने वाले हैं। ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जनरेशन पढ़ेंगे। तो देखिए जनरेशन जो है अपने इंडिया में जनरेशन जो है वो 11 के वी पे करते हैं, और बाकी फॉरेन कंट्री में जैसे 33 पर भी होता है। इंडस्ट्री जो होता है वहाँ पर 6.6 के वी पर होता है जनरेशन। तो जैसे जनरेशन हम लोग इसमें देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, फिर ऐसे ही आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी जो ट्रांसमिशन होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग जो वोल्टेज होता है देखिए 1500 किलो वोल्ट से लेके 66 किलो वोल्ट तक होता है। इसके बीच में जितने वोल्टेज आते हैं, जैसे आपका 1200 हो गया, 800 हो गया, 765 हो गया, 400 किलो वोल्ट, 220, 132 और 66 किलो वोल्ट तक, ये सभी प्राइमरी आपके ट्रांसमिशन में आते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो होता है वो 66 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट में आता है। इसके बाद आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका 11 के वी जो होता है, 11 के वी और 33 के वी पर जो है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका अगर सिंगल फेज है तो 230 वोल्ट होता है, और 3 फेज है तो 415 वोल्ट होता है। देखिए जो स्टैंडर्ड जनरेशन होते हैं, जैसे फॉरेन कंट्री जो गए हैं तो वहाँ पर 33 के भी होता है, और इंडिया में जो है 11 के भी होता है, 11 के भी होता है, इंडिया में 11 के भी होता है। और जो इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज में 6.6 होता है, 6.6 होता है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, देखिए फॉरेन कंट्री में अगर फ्रिक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज होती है, और इंडिया में जो होती है 50 हर्ट्ज होती है। फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन कितना होता है, ±3% होता है। इतना ध्यान रखिए, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग इसको बेसिक आइडिया लेते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लेक्चर, देखिए जो पावर होता है, पावर का जनरेशन के लिए हम लोग करते हैं। आप लोग जानते हैं पावर यस इक्वल टू, ये क्रैश कोर्स है, पहले आपको बता दे रहे हैं। देखिए फुल डिस्कशन नहीं बता सकते हैं यहाँ पर मैं, क्योंकि टाइम का बाउंडेड भी होता है और सब कुछ देखना है। तो पावर जो होता है देखिए यस इक्वल टू, टोटल पावर यस इक्वल टू क्या होता है, P + JQ होता है। ठीक है, यस क्या होता है, यस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पावर या ऑपरेंट पावर होता है, ये VI होता है। और इसके बाद पी जो होता है, पी को हम लोग एक्टिव पावर या तो फिर रियल पावर बोलते हैं, या एक्चुअल पावर बोलते हैं, या तो फिर एवरेज पावर बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, तो वाट होती है, इसकी यूनिट होती है। और इसका फार्मूला जो होता है VI cos phi होता है। इसके बाद क्यू जो होता है, देखिए क्यू को हम लोग इमेजिनरी पावर या तो फिर रिएक्टिव पावर बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, VAR होती है, मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। इसके बाद देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ये चीज़ जानना चाहिए। देखिए अगर लोड का नेचर जो होता है, लोड का नेचर अगर रजिस्टिव लोड है तब एक्टिव पावर क्या होता है, अगर रिएक्टिव पावर क्या होता है, इन सभी को। तो अगर लोड जो है रजिस्टिव लोड है तो उसके लिए एक्टिव पावर जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन रिएक्टिव पावर रजिस्टिव लोड के लिए 0 होता है, क्यू की वैल्यू 0 होता है। अगर इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड के लिए पावर जो होता है, एक्टिव पावर होता है वो 0 होता है, और रिएक्टिव पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब कि जो इंडक्टिव लोड होता है वो रिएक्टिव पावर लैगिंग पावर फैक्टर पर रिएक्टिव पावर को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। और जो कैपेसिटर होता है, देखिए कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर क्या करता है, इसमें एक्टिव पावर जो होती है वो 0 होती है, और रिएक्टिव पावर जो होती है वो निगेटिव होती है। निगेटिव होने का मतलब ये होता है कि रिएक्टिव पावर को क्या करता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे डिलीवर करता है ये, या तो फिर ऐसे समझिए कि -Q रिएक्टिव पावर का डिमांड करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप लोग। और इसके बाद देखिए रिएक्टिव पावर जो होता है, रिएक्टिव पावर जो है देखिए इसमें क्या है कि अगर रिएक्टिव पावर 0 है, रिएक्टिव पावर 0 है तो पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। और अगर रिएक्टिव पावर पॉजिटिव है, रिएक्टिव क्यू की वैल्यू जो पॉजिटिव है, तो पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। अगर रिएक्टिव पावर नेगेटिव होता है तो पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है। इतना ध्यान रखिए आप लोग। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके बाद पावर फैक्टर क्या होता है, देखिए पावर फैक्टर से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पावर फैक्टर क्या होता है भैया, देखिए पावर फैक्टर पर पी, पावर फैक्टर इक्वल टू ऑपरेंट, जो एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर अपान में ऑपरेंट पावर होता है, या तो फिर R/Z होता है। इसी को हम लोग cos phi लिखते हैं। और फाई क्या होता है, एंगल बिटवीन V एंड I होता है। और इसका फार्मूला आप लोग अगर जानना चाहते हैं क्या होता है, देखिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ यूजफुल पावर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल ऑपरेंट पावर। मतलब ऑपरेंट पावर के रिस्पेक्ट में कितना एक्टिव पावर हो, मतलब यूज कर रहे हैं आप पावर को, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है, अमाउंट ऑफ यूजफुल पावर, मतलब कितना यूज कर रहे हैं और ऑपरेंट पावर के रिस्पेक्ट में।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें इंडक्टिव लोड वही बताया गया इसमें। देखिए इंडक्टिव लोड में आप लोग ये सब तो जानते हैं कि इंडक्टिव लोड जो होता है, इंडक्टिव लोड में क्या करता है, करंट जो होता है वो लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। ठीक है, तो करंट क्या करता है, लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। और अगर रजिस्टिव लोड रहेगा, रजिस्टिव लोड में क्या होता है, भी वोल्टेज और करंट, जो वोल्टेज और करंट होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। और कैपेसिटिव लोड जो होता है, कैपेसिटिव लोड में क्या होता है कि इसमें करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। एडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए क्या एडवांटेज होता है, हम लोग पावर फैक्टर क्यों इंप्रूव करते हैं, ये सभी हम लोग देखते हैं। देखिए तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने का देखिए हमको कुछ रीजन है इंप्रूव करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए P इक्वल टू VI cos फाई होता है, आप लोग जानते हैं फार्मूला। और I जो होता है, I यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो I इक्वल टू 1/cos फाई होता है। अगर पावर फैक्टर ज़्यादा रहेगा तो I की वैल्यू जो होती है वो कम रहेगी। अगर करंट की वैल्यू कम है तो आप जानते हैं कि रजिस्टेंस जो है I²R होता है, I²R होता है। तो ये ड्राप कम होगा, अगर करंट की वैल्यू कम रहे तो ये ड्राप कम होगा, ड्राप कम होगा तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, ट्रांसमिशन लाइन का कास्ट कम होगा। और करंट कम रहेगा तो कंडक्टर की जो साइज होती है वो छोटी रहेगी। तो इन सभी को आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर सब लिखा गया है। देखिए क्या है, करंट कम होने से क्रॉस सेक्शन एरिया जो होती है वो कम हो जाता है, कंडक्टर मटेरियल जो होती है रिड्यूस हो जाता है। मतलब करंट अगर कम रहेगा तो आपको कम साइज के तार को की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसमिशन कास्ट जो होता है, अगर साइज कम रहेंगे तो आपको सपोर्ट जो होते हैं, लाइन सपोर्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर मटेरियल, इन सभी से ट्रांसमिशन कास्ट जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है इसमें देखिए, जैसे और क्या है, इसमें बहुत सारे एडवांटेज है। ट्रांसमिशन लाइन में जो I²R जो होती है ये ड्राप कम हो जाएगा, ड्राप कम होगा तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, और ड्राप कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो अच्छा मिलेगा आपको। तो ओवरऑल जो है ये सभी एडवांटेज है। अब काज आप लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर के कौन कौन से कारण होते हैं ये सभी भी आप लोग जान लीजिए। देखिए तो आप जानते हैं कि पूरे इंडस्ट्री में या आप घर में देख लीजिए, इंडस्ट्री में देख लीजिए, ऑलमोस्ट चीज़ें इंडक्टिव लोड वाले नेचर वाले होते हैं। जैसे आपका इंडक्शन मोटर हो गया तो जनरली इंडक्शन मोटर 0.4 से 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर का वर्क करता है। जैसे आपका आर्क लैंप हो गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप हो गया, इंडक्शन हीटिंग हो गए, इन सभी जो है ये सभी क्या करते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करते हैं। तो इन सभी के कारण पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। और क्या देखिए इसमें, जैसे आपका ड्यूरिंग लाइट लोड, जैसे लाइट लोड रहता है मतलब लोड कम होता है तो उसमें क्या करता है, वो मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है वो ज़्यादा ड्रा करता है। जैसे नो लोड पे देखिए आप ट्रांसफार्मर होता है, नो लोड पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो ज़्यादा ड्रा करता है, तो इसकी वजह से जो है पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। तो ये सभी रीज़न है कि इंडक्शन हीटिंग हो गया आपका, इंडक्शन मोटर हो गया है, इसके बाद डिस्चार्ज लैंप हो गया, इंडक्शन हीटिंग हो गया, इन सभी की वजह से जो है आपका पावर फैक्टर लो होता है। मेथड ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के कौन कौन से मेथड हैं देखिए। तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के मेथड कौन से है, तो पहला क्या है, स्टैटिक कैपेसिटर होता है। तो स्टैटिक कैपेसिटर से देखिए यूज करने से क्या एडवांटेज है कि हम है, तो पहला क्या है देखिए, लाइन लॉसेज जो होती है, स्टैटिक कैपेसिटर यूज करने से लाइन लेस लॉसेस होता है, लॉसेज जो होती है वो कम होती है। लाइट इन वेट होता है स्टैटिक कैपेसिटर यूज करने से। ये स्टैटिक कैपेसिटर जो है मतलब कई कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करके लगा देते हैं, उसको हम लोग स्टैटिक कैपेसिटर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सस्ता पड़ता है, लॉसेस कम होती है और हल्का पड़ता है, आप जहाँ चाहें वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, इजी इंस्टॉलेशन होता है। और इट प्रोवाइड्स फिक्स डिग्री ऑफ कंपनसेशन, मतलब कि जितना आपको रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है उतना आप कैपेसिटर को पैरेलल में लगा करके क्या करते हैं, फिक्स डिग्री ऑफ कंपनसेशन कर सकते हैं, मतलब रिएक्टिव पावर को आप डिमांड कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है इसके। इसके बाद देखिए सिंक्रोनस कंडेंसर होता है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर जो है, तो सिंक्रोनस कंडेंसर से क्या एडवांटेज है देखिए, सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करने से क्या है, तो क्वेश्चन पूछता है कि सिंक्रोनस मोटर को हम लोग कैसे पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है देखिए, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड पे, मतलब सिंक्रोनस मोटर होना चाहिए और ओवर एक्साइटेशन में चलना चाहिए सिंक्रोनस मोटर, और लोड से कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। तो मतलब नो लोड पर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड यूज एज सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, विदाउट शाफ्ट एक्सटेंशन, क्वेश्चन कभी एक बार पूछा था क्वेश्चन कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो है कैसे करता है, तो उसमें ऑप्शन था विदाउट शाफ्ट एक्सटेंशन। मतलब शाफ्ट एक्सटेंशन का मतलब ये है कि शाफ्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब एक्टिव पावर जो है उसमें जीरो रहती है। अगर लोड, जैसे आप लोग जानते हैं कि लोड अगर कनेक्ट रहेगा तभी एक्टिव पावर का ये डिलीवर करता है, कंज्यूम करता है, अगर लोड नहीं रहेगा तो एक्टिव पावर जीरो होती है। तो यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर के कंडेंसर के रूप में एक्टिव पावर कितना होती है, जीरो होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके एक्साइटेशन को वेरी करके हम लोग इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे देखिए क्या है, एक्साइटेशन को अगर हम लोग घटाए बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर क्या होता है उसी के रिस्पेक्ट में घटता बढ़ता है। अगर पावर फैक्टर घटने बढ़ने का मतलब है cos फाई बढ़ना,
घटना। अगर कास फाई घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्यू की वैल्यू जो है रिएक्टिव पावर भी घटता बढ़ता है। अगर रिएक्टिव पावर घटेगा तो मतलब साइन फाई की वैल्यू घटती बढ़ती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन यहाँ भी है, तो ये इकोनॉमिकल कब होता है, तो रिएक्टिव पावर जो है रिएक्टिव पावर वेरीज बाई फिक्स एक्साइटेशन। फील्ड एक्साइटेशन को अगर हम लोग वेरी करते हैं तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, घटता बढ़ता है। जैसे हम लोग देखिए उसमें एक्साइटेशन होता है, जो डीसी एक्साइटेशन देते हैं हम लोग, किससे एक्साइटेशन देते हैं भैया, तो शंट या तो फिर कंपाउंड से हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेशन देते हैं। तो और ये इकोनॉमिकल कितना होता है, अगर 500 मतलब एचपी से ऊपर की मोटर है तब वहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं, नहीं तो फिर वो इकोनॉमिकल नहीं होता है। अगर इंडक्शन मोटर, मान लीजिए इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव करना है और उसकी रेटिंग कम से कम 500 एचपी से 500 एचपी या फिर 500 केवीआर जो है इससे ऊपर रहेगा तभी हम लोग इसको यूज करते हैं, इकोनॉमिकल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए फेज कंडेंसर है, फेज कंडेंसर या एडवांसर बोलते हैं। फेज एडवांसर जो है, फेज एडवांसर जो है ये हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या देखिए, फेज एडवांसर में क्या है, हम क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड से सप्लाई देते हैं। एक रोटर साइड, स्टेटर साइड से तो हम लोग 3 फेज सप्लाई देते ही हैं चलाने के लिए इंडक्शन मोटर को, और रोटर साइड से भी हम लोग क्या करते हैं, एसी एक्साइटेशन देते हैं या तो फिर एम्पियर टर्न जो है क्या करते हैं, देते हैं। और किस पर देते हैं, स्लीप फ्रिक्वेंसी पर देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो फेज एडवांसर होता है उसमें जब हम लोग एक्साइटेशन देते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए करते हैं, तो जो हम लोग रोटर साइड से एक्साइटेशन देते हैं, एसी एक्साइटेशन देते हैं, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी पे देते हैं, तो उसको हम लोग कौन सी फ्रिक्वेंसी देते हैं, स्लीप फ्रिक्वेंसी पे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं, तो फेज एडवांसर क्या है, एन एसी एक्साइटर है। ये एक तरह से एसी एक्साइटर होता है। इट इज़ कनेक्टेड विथ रोटर सर्किट। रोटर सर्किट साइड में हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करके एक्साइट द एम्पियर टर्न स्लीप फ्रिक्वेंसी, इस क्या करते हैं, एक्साइटेशन करते हैं, एक्साइट करते हैं इसको, और एम्पियर टर्न जो है एट स्लीप फ्रिक्वेंसी पर हम लोग क्या करते हैं, एमएमएफ प्रोड्यूस कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्टिव पावर जो है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, लोड साइड का रिएक्टिव पावर जो है ये क्या करता है, एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे पावर फैक्टर क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है। इट इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर। ये इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। और यहाँ स्क्वायरल केज जो होता है, स्क्वायरल केज का पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं करता है, क्योंकि स्क्वायरल केज जो मोटर होता है वो दोनों साइड से, रोटर के दोनों साइड से क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट मतलब इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करने की वजह से हम लोग इसे रोटर में कनेक्शन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर है, इट डज नॉट इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ड्यू टू रोटर टर्मिनल परमानेंटली शॉर्ट सर्किट रहता है। इट इकोनॉमिकल ओनली एबव 200 एचपी। 200 एचपी से अगर ऊपर के मोटर है तब हम लोग फेज एडवांसर मेथड का यूज करके इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं। इंडक्शन मोटर में वो भी कौन सा, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में कौन कौन से होते हैं, आर होता है, एल होता है, सी होता है। ये सभी ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर होते हैं। आर क्या होता है, देखिए आर जो है, आर और एल जो होते हैं ये सीरीज ब्रांच के पैरामीटर होते हैं, सीरीज पैरामीटर बोलते हैं। और सी और जी जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो एयर का होता है वो 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। और आरएमएस वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आरएमएस वैल्यू जो होता है 21.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन एक यहाँ से देखिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये पूछता भी है, आप लोग को एग्जाम में मिला भी होगा आपको। तो देखिए क्या है कि फॉर पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर लॉसलेस लाइन, ट्रांसमिशन लाइन को लॉसलेस लाइन बनाना है, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसमें हम लोग चाहते हैं कि जो है लाइन है वो लॉसलेस बने। तो लॉसलेस लाइन के लिए क्या होता है, आर बराबर 0 रखते हैं और जी बराबर 0 रखते हैं, मतलब रेजिस्टेंस भी 0 रखते हैं और जी जो होता है कंडक्टेंस उसको भी 0 रखते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन लाइन जो होती है, कम्युनिकेशन लाइन को हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन लाइन को हम लोग डिस्टार्शन लेस बनाना चाहते हैं। मतलब जो उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है, सिग्नल होते हैं वो डिस्टार्स ना हो। नहीं तो पता लगा, जैसे मान लीजिए आप फ़ोन लगा लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन है, आप फ़ोन लगा लिए, मैडम को फ़ोन लगा लिए, पता लगा आप यहाँ से कुछ बोल रहे हैं, मैडम को वहाँ कुछ सुनाई दे रहा है। तो हम लोग चाहते हैं क्या है, डिस्टार्सन ना हो, मतलब जो आवाज़ होती है उसमें फ्लक्चुएसन ना हो, है कि नहीं। तो जो आप बोलें वही मैडम को सुनाई दे, तो इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं, डिस्टार्सन लेस ना हो, मतलब डिस्टार्सन लेस ना हो, सिग्नल में डिस्टार्सन ना हो, त्रुटि ना हो। तो इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन लाइन को क्या बनाना चाहते हैं, डिस्टार्सन लेस बनाना चाहते हैं। तो डिस्टार्सन लेस बनाने के लिए RC=LG रखते हैं हम लोग। तो क्या रखते हैं, RC=LG रखते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, R/L=G/C रखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर अच्छे से बात करने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्टार्सन लेस होना चाहिए लाइन।
इसके बाद जो है देखिए आप लोग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस नॉर्मली आप सब लोग जानते ही हैं। तो रेजिस्टेंस आर डी सी के केस में अगर आप निकालते हैं तो रो एल बाई ए हो जाता है, और ए सी के केस में निकालते हैं तो पावर कंज्यूम अपान में आई स्क्वायर आर एम एस होता है। ठीक है, अब आता है देखिए इंडक्टेंस निकालने के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं सॉलिड कंडक्टर हो या स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है। तो सॉलिड कंडक्टर और स्टैंडर्ड कंडक्टर के कंडीशन में मतलब फ़ायदा क्या है देखिए, तो स्टैंडर्ड कंडीशन जो कंडक्टर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है स्टैंडर्ड कंडक्टर हम लोग बनाने से हमको फ़ायदा क्या होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, हैंडलिंग अच्छा होता है, जहाँ से आप चाहें वहाँ से इसे मोड़ को घुमा के मतलब रख सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड कंडक्टर के फ़ायदा हैं। तो मान लीजिए एक आपका सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर जैसे होता है तो इसमें एक आउटसाइड का इंडक्टेंस होता है, एक इनर साइड का इंडक्टेंस होता है। तो इनर साइड का जो इंडक्टेंस होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड का इंडक्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनर साइड का इंडक्टेंस जो होता है वो कैसे मतलब डिपेंड करता है और आउटर साइड का। तो जो देखिए इनर साइड का फ्लक्स जो है वो ज़्यादा रहेगा। अगर फ्लक्स ज़्यादा है, इनर साइड का फ्लक्स ज़्यादा है, तो वहाँ फ्लक्स अगर ज़्यादा है तो मतलब कि वहाँ पर इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अगर इंडक्टेंस ज़्यादा होता है तो वहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर इनर साइड में करंट कम होगी। तो करंट कम होगा तो मतलब आउटर साइड पे करंट ज़्यादा हो जाता है, इनर साइड पे करंट कम हो जाता है। तो ये इससे क्या होता है कि आउटर साइड पे जो करंट होता है वो ज़्यादा फ्लो होने लगता है एज कम्पेयर टू इनर साइड में। तो यही है मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट बोलते हैं। मतलब टेंडेंसी ऑफ करंट फ्लो एट द कंडक्टर सरफेस है। मतलब कि कोई कंडक्टर सरफेस है, कोई कंडक्टर है और इसमें मतलब कि क्या होता है कि एसी जो है, मतलब जैसे हम लोग एसी से करंट फ्लो कराते हैं तो ये क्या करता है कि कंडक्टर सरफेस पे ज़्यादा फ्लो होता है और रेडियस जो कोर होता है, कोर पे कम करंट फ्लो होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, करंट में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। मतलब टेंडेंसी ऑफ करंट फ्लो एट द कंडक्टर सरफेस इज नोन एज अ स्किन इफेक्ट। तो यही स्किन इफेक्ट का वो है देखिए। और इसकी स्किन इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए फ्रिक्वेंसी पे जो है स्किन इफेक्ट की वजह से करंट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। करंट स्किन इफेक्ट की वजह से करंट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इफेक्टिव एरिया जो है वो घट जाती है, इफेक्टिव रेडियस जो है वो बढ़ जाता है और इंटरनल रिएक्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। तो और क्वेश्चन पूछता है आपसे डिपेंडेंसी क्या होती है, तो देखिए डिपेंडेंसी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फ्रिक्वेंसी अगर आप बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। डाया के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा डाया रहेगा उतना ज़्यादा स्किन इफेक्ट होगा। रेडियस जो होता है, रेडियस रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो स्किन इफेक्ट कम होगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, म्यू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी, जैसे अगर आप ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, नमी वाले जगहों पर ज़्यादा स्किन इफेक्ट होता है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सॉलिड कंडक्टर और स्टैंडर्ड कंडक्टर में। तो सॉलिड कंडक्टर जो होता है, देखिए सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है और स्टैंडर्ड कंडक्टर में जो है स्किन इफेक्ट कम होता है। तो इतना चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए यहाँ से। और एक चीज़ और, स्किन डेप्थ जो होता है, देखिए स्किन डेप्थ जो होता है 1/√में पाई एफ म्यू और सिग्मा होता है स्किन डेप्थ। स्किन इफेक्ट यहाँ से देखिए, देख लीजिए आप। स्किन इफेक्ट जो होता है, देखिए स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अंडर में एफ म्यू और सिग्मा के। मतलब कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, म्यू आर बढ़ाने से स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। कंडक्टिविटी अगर बढ़ाते हैं तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। मतलब एक आप कापर का वायर ले लीजिए, कापर का वायर, और एक आयरन का लोहे का तार ले लीजिए, तो किस में ज़्यादा स्किन इफेक्ट होगा, कॉपर के वायर में ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी कापर वायर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी होती है किस में ज़्यादा होता है स्किन इफेक्ट, कम्युनिकेशन लाइन में ज़्यादा होता है या तो फिर ट्रांसमिशन लाइन में। तो कम्युनिकेशन लाइन में ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन में जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में होते हैं, गीगा हर्ट्ज में होते हैं। तो कम्युनिकेशन लाइन में ऑब्वियसली क्या होता है, स्किन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हॉलो कंडक्टर यूज करते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन जो होती है स्किन इफेक्ट कम होता है और इसमें डायर जो होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पतला तार यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद इंडक्टेंस आता है। देखिए सेकंड नंबर पे इंडक्टेंस आता है। तो इंडक्टेंस जो है, एक चीज़ और जान लीजिए, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट जाना है तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी जान लीजिए। स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट दोनों लगभग एक दूसरे के मतलब भाई हैं, मतलब सगे भाई, ब्लड रिलेटेड वाले भाई, मतलब समझिए, मतलब भाई होते हैं एक तरह से। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो होता है, देखिए क्या होता है, एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ये दो कंडक्टर हैं, ठीक है, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, ठीक। तो
पहला ए कंडक्टर ये है और बी कंडक्टर ये है मान लीजिए, तो कंडक्टर ए के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा इसके कारण कंडक्टर बी में क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और कंडक्टर बी का मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कंडक्टर ए में क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, फ्लक्स में क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से करंट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी की वजह से क्या होता है, इसको हम लोग प्रेसिपिटी इफेक्ट बोलते हैं, जिससे क्या होता है, करंट का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। डिपेंडेंसी लगभग सब वही है। इसको हम लोग घटा कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच की दूरी को बढ़ा दें, अगर कंडक्टर के बीच का दूरी को बढ़ा दें तो क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम हो जाता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बंडल कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इंडक्टेंस को पढ़ते हैं। देखिए इंडक्टेंस आप लोग फार्मूला बेसिक जानते ही होंगे कि L इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस होता है, या फिर साई इक्वल टू क्या होता है, साई इक्वल टू एन फाई होता है, या साई इक्वल टू जो लीकेज फ्लक्स होता है एल आई होता है। तो L इक्वल टू क्या होता है, एन फाई बाई आई होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए NHPC में डायरेक्टली यही पूछा था कि L इक्वल टू एन फाई बाई आई, मतलब कौन सा रिलेशन सही है, यही रिलेशन सही था। ये NHPC का क्वेश्चन है अभी जो 2023 में हुआ था। इसके बाद L इक्वल टू, तो रिलेक्टेंस का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि L अपॉन म्यू जीरो म्यू ए होता है। तो यहाँ से देखिए आप निकाल सकते हैं इसके फार्मूला। तो आइए हम लोग देखते हैं इंडक्टेंस क्या होता है। देखिए इंडक्टेंस के लिए फार्मूला जो है L इक्वल टू लीकेज फ्लक्स अपन करंट होता है, लीकेज फ्लक्स अपन करंट। तो देखिए लीकेज फ्लक्स जो इंडक्टेंस होता है उसमें दो, जो कोई भी कंडक्टर होता है उसमें दो इंडक्टेंस होते हैं, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। आप लोग अभी स्क्रीन इफेक्ट में देखे होंगे। तो यहाँ से L इक्वल टू L इंटरनल इंडक्टेंस और L एक्सटर्नल इंडक्टेंस। ठीक, तो इंटरनल इंडक्टेंस जो आता है, देखिए इंटरनल इंडक्टेंस, ये कंडक्टर है जैसे मान लीजिए ये आपका कोर हो गया, तो कोर का इंटरनल इंडक्टेंस बटे में मतलब इंटू पूरा में मतलब पूरा सरफेस का जो इंडक्टेंस होता है। तो यहाँ से देखिए इंटरनल इंडक्टेंस जो लिंकेज फ्लक्स निकाले हैं वो म्यू आई अपन 8 पाई हो गया। ठीक है, तो इंडक्टेंस आप लोग जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है साई बाई आई होता है, L इक्वल टू साई बाई आई होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो इंटरनल इंडक्टेंस जो आया आपका म्यू अपान 8 पाई हो गया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा इंटरनल इंडक्टेंस के लिए। ठीक, और यहाँ से देखिए इंटरनल इंडक्टेंस आ गया आपका, और एक्सटर्नल इंडक्टेंस के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आर जो है एक्सटर्नल इंडक्टेंस निकालते हैं। तो एक्सटर्नल इंडक्टेंस के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से आर से लेके एक स्मॉल एरिया लेते हैं, स्मॉल एरिया dx ले लेते हैं, इसका फिर इंटीग्रेशन करते हैं कहाँ से कहाँ तक, आर से लेके डी तक इंटीग्रेशन कर देते हैं, तब हमको एक्सटर्नल इंडक्टेंस मिलता है। और एक्सटर्नल इंडक्टेंस की वैल्यू कितना आ जाती है भैया, तो म्यू नाट अपान 2 पाई ln डी बाई आर जो है हेनरी पर मीटर, ये हमारा एक्सटर्नल इंडक्टेंस आता है। अब हमको टोटल इंडक्टेंस निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे हम। देखिए तो दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल इंडक्टेंस आता है। तो टोटल इंडक्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमको, तो टोटल इंडक्टेंस हमको मिलेगा, देखिए कितना, तो हमको टोटल इंडक्टेंस मिल गया कितना भाई साहब, L इक्वल टू म्यू अपान 2 पाई ln डी बाई आर डैश जो है हेनरी पर मीटर जो है, ये हमको मिल गया टोटल इंडक्टेंस। अब यहाँ आर डैश की वैल्यू कितनी होती है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर डैश की वैल्यू कितनी होती है। तो आर डैश की वैल्यू जो होती है, देखिए आर इंटू ई पावर -1/4, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0.7788 जो है 0.7788 आर आता है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल आर डैश की वैल्यू होती है। और टोटल इंडक्टेंस कितना हो गया आपका, म्यू अपान 2 पाई ln डी बाई आर डैश होता है। ठीक, रेशियो ऑफ इफेक्टिव रेडियस फॉर हॉलो और सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर और हॉलो कंडक्टर के लिए जो है रिलेशन कितना होता है। तो देखिए एच हॉलो कंडक्टर अपान सॉलिड कंडक्टर के लिए निकालेंगे तो आपका 1 अपान 0.7788 आ जाएगा, और अगर सॉलिड कंडक्टर अपान हॉलो कंडक्टर निकालेंगे तो 0.7788 आ जाता है। ये ध्यान रखिए आप लोग इतना चीज़ें। और तो ठीक है, देखिए आगे हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट आगे हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।